अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चलो, वैसे अरमान में बैठे हुए थे या पुराने स्टूडेंट हैं, उनको तो पता लग ही गया है। बहरहाल मेरी क्लास की एक रूटीन है दुरूद शरीफ पढ़ना। एक मिनट रोकिएगा इसको। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कल जफर साहब को ना वो कोई 2-3 फाइलें दी थी, कहा था कि जीटी कैंपस में वो कॉपियर के पास रखवानी है। वो उन्होंने आपसे कुछ शेयर की? अच्छा, आइंदा मैं क्या किया करूँ? टीए को दिया करूँ, आपको दिया करूँ, क्या किया करूँ? सही है, चल ठीक। आपकी मुलाकात होगी जिस बच्चे से? अभी तो क्लास में ही हूँ। सीढ़ियों पे मिल जाएगा, अगर आप क्लास के बाहर आ जाएं तो वो टाइम यूटिलाइज हो जाएगा, वरना तो भागम भाग गुलबर्ग में क्लास है। नहीं नहीं, मुझे मुझे अरूज ने कहा था कि उनको किसी और सब्जेक्ट में शिफ्ट करना है। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। मैं क्लास के बाद ना सी तो फोन पे कर लूंगा बात। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। चलें। अच्छा, मैंने ना अभी कॉपियर के पास कुछ नोट्स रखवाए हैं। वो 2 सेट हैं, एक उसमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन होगा और एक होगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नाम से। ये दोनों मिला जुला के कराने हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सवाल कम बन रहे थे तो मैंने कुछ मैन्युफैक्चरिंग के साथ इसमें डाल के, तो ये 2 मैंने नोट्स कॉपियर के पास रखवाए हैं। अच्छा, पढ़ाई शुरू है आज से, है कल हो गई गप्पे, आज से पढ़ाई शुरू है। तो मैंने कॉपियर के पास रखवाए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप भी शायद आप लोगों का है। हाँ, तो उसमें भी शेयर करवा दूंगा जिनको सॉफ्ट कॉपी चाहिए। जिनको हार्ड कॉपी चाहिए तो कॉपियर के पास मैंने रखवा दिए हैं, वो आपके पास हों कल से। मैंने इसमें से सवाल कराने होंगे, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नाम से होगा, एक क्वेश्चंस का सेट होगा, एक आंसर्स का होगा। मेरे ख्याल में कुछ 7-8 8 है शायद, को 8 सवाल एक में है, 8 सवाल एक में है। अच्छा, ये क्या कॉस्ट के पास्ट पेपर्स के सवाल हैं? नहीं,
इनमें से कुछ मॉड्यूल पुराने मॉड्यूल बी के हैं, कुछ जो है वो FAR 1 के हैं। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं ताकि जो मैंने आपको कॉस्ट की तैयारी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट बताने ना, उनमें काम आएंगे ये। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के और इन्वेंट्री वैल्यूएशन ये आप कॉपियर से ले लीजिएगा, कल हूं आपके पास। ओके। दो तीन दिन में ना आपसे कॉस्ट की ग्रेड वगैरह कोर्स प्लान शेयर कर लूंगा, क्योंकि अभी तादाद स्टेबल नहीं होती, बच्चे आ जा रहे होते हैं, तो 2-3 दिन बाद शेयर कर लूंगा। कॉस्ट ऑफिशियली स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहा हूं आपको, यानी अभी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नाम से टॉपिक शुरू करा रहा हूं। ये ऑफिशियली कॉस्ट नई सिलेबस शुरू हुआ, यानी कॉस्ट का चैप्टर 1 भी नहीं शुरू किया मैंने भी। पहले आपको सिर्फ कुछ बेसिक कैलकुलेशन सिखाने लगा हूं। हो सकता है उनमें से आपने काफी सारी QM में भी पढ़ी, बस ऐसी तसल्ली के लिए दोबारा बता रहा हूं। कुछ परसेंटेज की कैलकुलेशन हो सकती हैं, मार्कअप मार्जिन सुना है पहले कभी? हाँ, तो ये कैलकुलेशन हो सकती हैं। तो मैं भी कुछ 3-4 क्लासें ना बेसिक कुछ कैलकुलेशंस पे लगा रहा हूं, आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। वो कॉन्सेप्ट चलेंगे आगे कॉस्ट में, शुगर नहीं होने लगा, काम की चीज ही बता रहा हूं। लेकिन अभी ऑफिशियली चैप्टर 1 नहीं हुआ शुरू, अभी कॉस्ट की तैयारी होने लगी। तो आप बल्कि चाहे हेडिंग ही दे दें कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे, कॉस्ट को ऑफिशियली स्टार्ट करने से पहले। ये कॉस्ट की तैयारी हो रही है। इसके बाद फिर मैं ऑफिशियली चैप्टर 1 स्टार्ट करूंगा, तो अभी उससे पहले पहले ये कॉस्ट की तैयारी है। कुछ तकरीबन 3 क्लासेस 4 क्लासेस में इस पे लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर 1 शुरू करेंगे। अच्छा, जिन लोगों ने कल भी मैंने कहा था, जिन लोगों ने PRC नहीं AFC पढ़ी है, PRC वाले तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं, और जिन्होंने AFC पढ़ी है और अकाउंटिंग भी नहीं पढ़ी, पिछले टाइम में वो लॉ और टैक्स ही में टाइम लगाते रहे, तो मैं अगर कोई टर्म ऐसी बोलूं जो आपको ना पता हो तो पूछना है आपने। अकाउंटिंग जाहिल, आपको कोई ऐसी टर्म मैं बोल दूं जो आपको ना पता हो तो पूछनी है मुझसे। लड़का नहीं नजर आया यार, वो जो कल क्लास के बाद मिला था मुझे, नहीं एक और था, कोहाट का बच्चा था, नहीं आया। चल, अच्छा जी, बिजनेस का मकसद क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, लोग वो बिजनेस करते हैं, लोग प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट। तो बिजनेस का काम है प्रॉफिट कमाना। बिजनेस बनता ही इसलिए कि उन्होंने प्रॉफिट कमाना होता है। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है टू अर्न प्रॉफिट। तो बिजनेस क्या एक्टिविटीज कर रहा होगा कि वो प्रॉफिट कमाए? बिजनेस या तो यहां तक है, इससे यहां तक नजर आ जाएगा, पीछे आप ही नहीं, आगे वाला को तो आ ही जाएगा, पीछे वाले से पूछ रहा हूं। चलिए इधर लिखता हूं। बिजनेस या तो गुड्स बेचता होगा, गुड्स मतलब प्रोडक्ट्स, कोई भी फिजिकल चीज ना, जो प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, या तो प्रोडक्ट्स बेचता होगा या फिर सर्विसेज रेंडर करता होगा। अच्छा, अगर गुड्स बेचता होगा तो या तो वो गुड्स खरीद के बेचता होगा या फिर गुड्स मैन्युफैक्चर करके बेचता होगा। और मैन्युफैक्चरिंग करता होगा तो वो कुछ बाय करेगा, फिर उससे कुछ और बनाएगा, और फिर जो कुछ बनाएगा उसको बेचेगा।
तो ट्रेडिंग बिजनेस गुड्स यानी प्रोडक्ट्स खरीद के बेचता है, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कुछ तो खरीदता ही है। जैसे अगर फर्नीचर बेचना है तो लकड़ी तो खरीदेगा ही ना, लकड़ी खरीदेगा, उससे फर्नीचर बनाएगा और फर्नीचर बेचेगा। अगर जूसेस बेचता है तो कोई फ्रूट तो खरीदता ही होगा, उसको फिर प्रोसेस से गुजार के जूस बना के बेचेगा। शवारमे बेचता है तो कोई मरी मुर्गियों के गोश्त, छिछड़े, ये तो खरीदेगा ही ना, वो खरीदेगा, शवारमे बनाएगा और बेचेगा। तो बिजनेस गुड्स बेचता है या तो खरीद के या बना के। हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में ना ज्यादा फोकस इस पे करना है, ज्यादातर हम लोग ये एरिया पढ़ रहे होंगे। ये भी है, ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग बिजनेस नहीं होगा, लेकिन ज्यादा डिस्कशन हमारी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर है। सर्विसेज में कुछ खास है नहीं जो कॉस्ट में पढ़ाया जाता। तो हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है उसमें मेन डिस्कशन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे हो रही होगी। इसी ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग को ही मैं थोड़ा सा, ये जो मैंने बाइंग एंड सेलिंग लिखा है और बाइंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग लिखा है, इसी से आगे, इसी के आगे बना रहा हूं। ये नजर नहीं आएगा इसलिए यहां बना रहा हूं, वरना मैं इन्हीं शाखों में ही हूं। ये बिजनेस गुड्स बाय करता होगा और गुड्स ही सेल कर देता होगा। ये बिजनेस मटेरियल बाय करता है जिसको रॉ मटेरियल भी कहते हैं, ये करता होगा बाय। फिर इस मटेरियल को एक प्रोडक्शन प्रोसेस में डालता है, फिर उस प्रोडक्शन प्रोसेस से गुड्स बनती हैं, फिर ये गुड्स सेल करता है। तो ट्रेडिंग बिजनेस गुड्स ही बाय, गुड्स समझ रहे हैं ना, प्रोडक्ट्स जो बेचते हैं, तो ये बिजनेस गुड्स ही बाय करता है और गुड्स ही आगे सेल करता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रॉ मटेरियल बाय करता है, उसको एक प्रोसेस में डालता है, प्रोडक्शन प्रोसेस। ये प्रोडक्शन का एक प्रोसेस होता है, किसी ना किसी मशीनरी में इसको डालेगा और उससे कुछ और बनाएगा, तो वो जो गुड्स बनाएगा फिर वो गुड्स बेच रहा होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में डाल के गुड्स बनती हैं और वो गुड्स हैं जो सेल हो रही होती हैं। और ट्रेडिंग बिजनेस वाला ये गुड्स ही खरीदेगा और गुड्स ही बेच देगा। अच्छा, ये बात बस यही थी, खत्म, आगे करेंगे इसके बाद। अब एक थोड़ी डिफरेंट चीज बताता हूं। जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है उनके लिए तो चलो ये बच्चों वाली बात है, जिन्होंने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई उनके लिए मेनली बता रहा हूं, और जिन्होंने पढ़ी भी हुई है चलो रिवीजन हो जाएगी। कुछ टर्म्स समझ लें और उनकी मिसालें भी लिख दूंगा। एक टर्म होती है एसेट्स। ये समझ लें क्या होता है, और इसकी कुछ एग्जांपल्स भी बता दूंगा। बिजनेस के पास जो रिसोर्सेज हैं जिनको उसने यूज करना है,
जैसे अगर कॉलेज की बात करें तो कॉलेज सर्विस दे रहा है, कॉलेज के पास रिसोर्सेज क्या हैं जो वो यूज कर रहा है? अच्छा, टीचर्स नहीं, मतलब फिजिकली बिल्डिंग है और बोर्ड है, चेयर्स हैं, फर्नीचर है जी, एसीज हैं, लाइट्स हैं, कैमरा है, बिल्कुल एक्शन भी है। तो ये जो लाइट्स, कैमरा, एक्शन और ये जो बिल्डिंग और ये फर्नीचर है, ये बिजनेस के पास सब रिसोर्सेज हैं। इनको बिजनेस यूज करता है सर्विस देने के लिए, अपने काम के लिए यूज कर रहा होता है। इसी तरह से एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की मिसाल लेते हैं। एक बिजनेस है जो चमड़ा खरीदता है और उस चमड़े से शूज बनाता है। तो उस बिजनेस के क्या क्या रिसोर्सेज होंगे ये काम करने के लिए? लेदर चाहिए, ठीक है, और मशीनरी होगी, केमिकल्स चाहिए होंगे। अच्छा, यहां तक हो गई गड़बड़ कुछ। चलिए पहले मैं और रिसोर्सेज को और एक्सप्लेन करता हूं। वो रिसोर्सेज जिनसे फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बेनिफिट लिया जाता रहेगा। चले अब मिसालों पे आते हैं। एक फैक्ट्री है जहां चमड़ा खरीदते हैं और जूते बनाते हैं। फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम वो रिसोर्सेज जिनसे फायदा लिया जाना है, क्या क्या होगा? हाँ, बिल्डिंग फैक्ट्री होगी, प्लांट मशीनरी होगी जिसमें सारा प्रोडक्शन प्रोसेस चलता होगा, गाड़ियां भी हो सकती हैं उस बिजनेस के बाद, ट्रक हो सकते हैं जो चमड़ा लाते होंगे, जूते डिलीवर करते होंगे, और है लेबर, इंसान नहीं, इंसान रहने दे जी। और जरा फैक्ट्री में चले ना, विजुअलाइज करें फैक्ट्री में क्या होगा? बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, गाड़ियां हो गई उनके पास, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, और इलेक्ट्रिसिटी के अलावा जनरेटर, ये एसी वगैरह होंगे, फर्नीचर होंगे। इन रिसोर्सेस को बिजनेस के एसेट्स कहते हैं। बिजनेस के एसेट्स बिजनेस के वो रिसोर्सेज होते हैं जिनसे बिजनेस बेनिफिट्स लेता है और आगे भी आइंदा भी बेनिफिट्स लेगा, वो होते हैं बिजनेस के एसेट्स। तो एसेट्स हैं बिजनेस के रिसोर्सेज जिनसे फ्यूचर में बेनिफिट्स जनरेट होंगे। काम की बात थी, लिख लेते। ये बिजनेस के रिसोर्सेज हैं जिनसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट होते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स वो होते हैं जिनको रुपए पैसे में तोल सकते हैं, यानी 4000 यूनिट्स बन गए, एक यूनिट इतने का बिक जाएगा, तो कुछ रुपए पैसे वैल्यू लग सकती है ना उसकी। तो एसेट्स वो रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट करके देते हैं। इनकी कुछ 6-7 मिसालें लिख लें, एग्जांपल्स लिख लें एसेट्स की। बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, और इस पे मैं अलग चैप्टर में बात करूंगा, अभी बस लिख लें इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, इस पे मैं अगले चैप्टर में करूंगा बात। इन्वेंट्री। चले कॉस्ट में इस्तेमाल के लिए ये काफी है। एक टर्म होती है एक्सपेंसेस। ये जो नाम से मतलब लगता है सबको, ये वही मतलब ये है, खर्चे। एक्सपेंसेस बिजनेस के खर्चे होते हैं, स्पेंडिंग्स हैं। एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस की स्पेंडिंग्स, जो बिजनेस अपने ऑपरेशंस चलाने के लिए कर रहा होता है। एक्सपेंसेस बिजनेस की स्पेंडिंग्स हैं, खर्चे, जो बिजनेस ऑपरेशंस चलाने के लिए खर्च कर रहा है।
जैसे एग्जांपल्स में लिखे सैलरीज, ये रूटीन के खर्चे हैं ताकि एम्प्लॉइज से सर्विसेज लें, काम लें। यूटिलिटीज, ये जो बिजली का बिल होता है। रेंट, अगर कोई गाड़ी, कोई बिल्डिंग किराए पे ली हुई है तो उसका रेंट देना होगा, रेंट। रिपेयर्स, कोई मशीनरी को गाड़ी रिपेयर करानी पड़ सकती है, रिपेयर्स। और इसको रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी बोलते हैं, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। डेप्रिसिएशन, अच्छा, जो अकाउंटिंग के जाहिल हैं, जो कल बात हुई थी, तो वो FR 1 भी साथ शायद पढ़ना शुरू कर ही देंगे, तो वो कुछ दिनों में जान लेंगे डेप्रिसिएशन क्या होती है। डेप्रिसिएशन भी एक एक्सपेंस होता है। और फ्यूल, पावर, ये पावर जो है ना, ये हैवी बिजली को कहते हैं। ये जो मशीनों की हैवी बिजली, पंखे लाइटों के तो 200 वोल्ट होते हैं ना, हजारों वोल्ट बिजली ले रही होती मशीन है, उनके लिए पावर का बड़ा यूज होता है। इंश्योरेंस बोल दी मैंने, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस। कोई नाम इसमें से किसी के लिए नया नहीं है, कुछ नहीं पूछना है, इंश्योरेंस नहीं पूछना। अच्छा, इंश्योरेंस क्या होती है भाई? एक्सपेंस क्यों कह दिया उसको मैंने? है? हाँ, ये ना जिनको नहीं आइडिया, इंश्योरेंस एक बिजनेस है क्या? अब जैसे ये फर्नीचर है बिजनेस का, तो बिजनेस को टेंशन ये है कि शॉर्ट सर्किट हो गए, खराब ना हो जाए, तो इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी वालों से कहा कि हमें बड़ी टेंशन रहती है, हमारा ये एसेट ही ना चोरी हो जाए, खराब ना हो जाए। इंश्योरेंस कंपनी वालों ने कहा घबराना नहीं है आपने, अगर आपके इन एसेट्स को नुकसान पहुंचा, हम आपके पैसे पूरे करके देंगे, बस आप उसके लिए हमें थोड़े पैसे दे दें। अगर एक गाड़ी है 25 लाख की और इंश्योरेंस वालों से कहा कि गाड़ी चोरी होगी तो मैं इसकी टेंशन है, तो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने कहा कि 50,000 रुपए हमें दें आप साल के, ये टेंशन हमें दे दें। वैसे भी आपने 50,000 की दवाइयां खा लेनी थी टेंशन की, तो आप ये टेंशन हमें दे दें, हमें इस बात के 50,000 रुपए दे दें आप। अगर वो गाड़ी चोरी हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी वाले वो गाड़ी के पैसे पूरे करके देंगे। अच्छा, 50,000 के बदले वो गाड़ी के पैसे पूरे कर देंगे? हाँ, क्योंकि उन्होंने ये और बहुत सारे लोगों को वादे किए होंगे, तो सबसे 50,000 लिया होगा, तो सारे की थोड़ी गाड़ियां चोरी हो रही होंगी। तो अगर कोई 2-4 गाड़ियां चोरी हो भी जाएंगी तो इंश्योरेंस कंपनी ने लाखों कमा लिए होंगे, तो ये इंश्योरेंस बिजनेस होता है। अच्छा, अब जिस कंपनी ने 50,000 रुपए साल के दिए और उस साल गाड़ी चोरी नहीं हुई, तो इंश्योरेंस कंपनी से 50,000 वापस ले लेंगे, तो गाड़ी तो चोरी नहीं हुई। तो उस गाड़ी चोरी ना होने की टेंशन से तो पूरा साल आजाद रहे ना, तो ये हर साल का एक इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, ये बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है, खर्चा। तो ये इंश्योरेंस, मैंने ये इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है एक्चुअली। एक्सपेंसेस में ही एक दो नाम और लिख लें जो कि अगली क्लासेस में समझाऊंगा। एक लिख लें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये अगली कुछ क्लासेस में समझाऊंगा। एक लिख लें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये भी अगली कुछ क्लासेस में समझाऊंगा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये सिखाऊंगा अगली कुछ क्लासेस में, अभी बस लिख लें। चलें, काफी हैं एक्सपेंसेस, इतने काफी हैं। जी जी, अब कॉस्ट में इतनी जरूरत नहीं है ना उसकी, वैसे तो आते हैं, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे ना, तो क्या हुआ?
अच्छा, आवाज तो आ रही है ना? आवाज आ रही है वहाँ? चलिए, मैं भी बोर्ड पे नहीं लिखता। अभी जबानी सुन लो भी, दूसरी कौम के जवानों, दूसरे रूम वालों को अगर आवाज पहुंच रही है, मुझे कैसे पता लगा उनको आवाज आ रही है? आप तो यहाँ है ना, वहां अभी तक आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, चले, मैं भी बोर्ड पे ना सिर्फ एक वर्ड लिख रहा हूं, इनकम्स। INCOMES। बाकी जबानी बोल रहा हूं, कसम से जबानी बोल रहा हूं, यकीन कर लेना, जबानी बोल रहा हूं। कितने को बच्चे बैठे हैं? 14। जबानी बोल रहा हूं भी, कसम से जबानी बोल रहा हूं। इनकम्स लिखा मैंने सिर्फ। इनकम्स होती हैं बिजनेस की अर्निंग्स। तब बिजनेस जो काम कर रहा है उससे उसने अर्न करना है। जैसे बिजनेस गुड्स बेचता है तो अर्न कैसे करेगा? एक बिजनेस ट्रेडिंग कर रहा है, अर्निंग क्या है उस बिजनेस की? गुड्स सेल करेगा, ये उसकी अर्निंग है। सर्विसेज दे रहा है बिजनेस, अर्निंग क्या है? जो सर्विसेज की फीस चार्ज करेगा, ये उसकी अर्निंग है। तो इनकम्स होती हैं बिजनेस की अर्निंग्स। इनकम्स बिजनेस की अर्निंग्स को कहते हैं। एग्जांपल्स लिख लें। सेल्स, और सेल्स का नाम इस्तेमाल होता है गुड्स की सेल के लिए, वरना तो रद्दी भी बेच सकते हैं, पुरानी जूतियां, नायलॉन, ये भी बेच सकते हैं, लेकिन गुड्स का जो मेन प्रोडक्ट है ना बिजनेस का, उसके लिए सेल्स का वर्ड यूज होता है। तो सेल कहते हैं गुड्स की सेल को। तो एक मिसाल हो गई सेल्स। रेंट इनकम, स्क्रैप सेल्स, स्क्रैप रद्दी कबाड़ बेचना, ये भी इनकम है। हाँ जी, नहीं आई तस्वीर? चले, इनकम ये 2-3 बहुत है। तो एक्सपेंसेस क्या है? बिजनेस के रूटीन खर्चे, क्योंकि उन्होंने बिजनेस चलाना है, जो रूटीन खर्चे होंगे। एसेट्स, बिजनेस के वो रिसोर्सेज हैं जिससे उन्होंने फ्यूचर में बेनिफिट्स लेने हैं। और इनकम्स बिजनेस की अर्निंग्स हैं। ये अकाउंटिंग में तो खैर और भी चीज है, इक्विटी है, लायबिलिटी है, लेकिन कॉस्ट के लिए मुझे इतनी चीजें शुरू में काफी हैं।
नहीं तो फिर क्या हल हो रहा है मसले का भी? अच्छा चले, ये लिस्ट काफी है, एक्सपेंसेस, इनकम्स, एसेट्स, लिस्ट काफी है, और आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मैंने अभी तक बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा, जब लिखने लगूंगा तो बता दूंगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का क्या काम है, क्या काम कर रहा है वो? मटेरियल खरीद रहा है, उसको किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में डालता है, उससे गुड्स बनती हैं और वो गुड्स बेचता है। तो ये सारा काम जिस जगह, जिस एरिया में हो रहा है वो फैक्ट्री होती है। फैक्ट्री समझते हैं, दूसरा नाम फैक्ट्री। तो बिजनेसेस जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं ना, जैसे कॉलेज एक बिजनेस है, तो आपको जो सर्विस दी जा रही है, ये एक अलग रूम है उसके लिए, यहां सर्विस डिलीवर की जा रही है। उसके अलावा एडमिशन ऑफिस भी होगा, प्रिंसिपल ऑफिस भी होगा, अकाउंट्स ऑफिस भी होगा। इसी तरह से कुछ शायद आप में से पढ़े भी हों, ये स्कूल्स की कोई बड़ी बड़ी चेन्स हैं, ये पंजाब के हो गए और ये एलजीएस हो गए, बीकन हाउस हो गए, जो जिनकी चेन्स हैं बहुत ज्यादा, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो इन ब्रांचेस में हो रही है सर्विस रेंडर, इनका कोई हेड ऑफिस भी होगा। अब उस हेड ऑफिस के अंदर सारे इनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के काम हो रहे होंगे, वहां पर नहीं क्लासेस हो रही होंगी। तो जो बिजनेसेस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, उन्होंने भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बनाए होते हैं। जिस जगह, जिस एरिया में वो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, मोस्टली वो शहर से दूर होती है, कहीं दूर के जहां आबादी कम हो, ताकि पोल्यूशन फैल सके, पोल्यूशन ना फैले सॉरी, ताकि जो वहां कहीं नाले होंगे वहां पर ड्रेन चला जाए। तो वो बिजनेसेस फैक्ट्रीज बनाते हैं, नॉर्मली शहर की आबादी से दूर, वहां होती है प्रोडक्शन। तो कॉस्ट के सब्जेक्ट में ज्यादातर हम जो डिस्कशन कर रहे होंगे वो फैक्ट्री को सामने रख के कर रहे होंगे। तो अब हम फैक्ट्री में चलते हैं। एक बिजनेस जो फैक्ट्री में क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। और क्या है मैन्युफैक्चरिंग? मटेरियल खरीद के प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको डालना और उससे गुड्स बनाना, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का काम है। ये हो रही है फैक्ट्री के अंदर। अब आपको मैं जो चीज सिखाने लगा हूं, वो हम ये पढ़ने लगे हैं कि फैक्ट्री में होने वाले खर्चों की, अच्छा मेन डिस्कशन हम फैक्ट्री की कर रहे हैं, लेकिन मिसालें देते हुए मैं कभी बिजनेस के हेड ऑफिस में भी मिसालों में आ जाऊंगा, क्योंकि चीज समझानी मकसद होगा। तो अब मैं आपको जो चीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सिखाने लगा हूं, वो है कॉस्ट की क्लासिफिकेशन, कॉस्ट की टाइप्स। कॉस्ट मतलब कॉस्ट, खर्चा। और अभी जो आपको मैंने एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम्स बताए, उनमें से मैं एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं, उनको कॉस्ट्स भी कहते हैं। खर्चा है ना, तो उनको कॉस्ट्स भी कहते हैं। तो अब हम करने लगे हैं एक्सपेंसेस की टाइप्स, क्लासिफिकेशन। ये आगे मैं इस्तेमाल करूंगा कॉस्ट के अंदर। जी सोहेल अभी भी नहीं? अच्छा, शुगर मैंने लिखना था कुछ। अच्छा चले, थोड़ा और ज़बानी बताता हूं। ये फैक्ट्री वाली बात थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कॉलेज में चूंकि आप लोग हैं ना, तो मैं कॉलेज की मिसाल दे रहा हूं ताकि आप लोग विजुलाइज कर सकें। कॉलेज में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होंगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट या कैश ऑफिस होगा, अलग से रूम होगा, वहां पर आप जाके फीस दे रहे होंगे। इसी तरह से टीएस का एक अलग डिपार्टमेंट होगा, एडमिशन का एक अलग ऑफिस होगा, रिसेप्शन एक अलग चीज है, मैनेजमेंट के ऑफिसेज अलग हैं, क्लास रूम्स अलग हैं। ये सब अलग अलग क्यों बनाए हैं? एक ही बंदा प्रिंसिपल ऑफिस में बैठा होता, वही उठ के सुबह गेट खोल देता, वही सफाई कर लेता, वही एडमिशन कर लेता। तो ये अलग अलग क्या जरूरत थी बनाने की है? हाँ जी, क्या जरूरत है अलग अलग डिवीजन क्यों कर लें? ताकि हर कोई जो अपना काम है उसका एक्सपर्ट हो। टीचर्स टीचिंग ही कर लें, एडमिशन वाले लोग एडमिशन कर लें, गार्ड जो है वो सिक्योरिटी का काम संभाल लें, आईटी के लोग जो आईटी लैब का काम संभाल लें। तो बिजनेसेस क्या करते हैं कि अपने सारे काम को मुख्तलिफ फंक्शंस में बांट देते हैं। हर फंक्शन को एक डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहा होता है।
कुछ पिक्चर बन रही है। डिपार्टमेंट्स होते हैं मुख्तलिफ, जैसे मैंने कॉलेज की मिसाल दी तो उसमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, टीएस डिपार्टमेंट है, आईटी का एक डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट है। तो बिजनेसेस ने अपनी सारी एक्टिविटीज, सारे फंक्शंस मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में बांट दिए। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ने प्रोडक्शन का फंक्शन किसके जिम्मे कर दिया? फैक्ट्री के जिम्मे। ठीक है, फैक्ट्री है जो पूरे बिजनेस का प्रोडक्शन वाला फंक्शन संभाल रही होगी, और ये एक जगह होगी जनरली आबादी से दूर। तो हम लोग कॉस्ट में ज्यादातर फैक्ट्री की बात कर रहे हुआ करेंगे। तो बिजनेस के खर्चे, एक्सपेंसेस, या उनको कॉस्ट्स कह लेते हैं, मैं उसकी बताने लगा हूं अब क्लासिफिकेशन। अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा भी बच्चों बोर्ड पे, मैं उनकी क्लासिफिकेशन बताने लगा हूं। अच्छा, क्लासिफिकेशन, जैसे आप लोग अभी इस रूम में बैठे हुए हैं और कुछ बच्चे होंगे जो इधर रूम में बैठे हैं, कुछ बच्चे होंगे उधर रूम में बैठे हुए हैं, तो सारे इंसान के बच्चे। तो यहाँ पे कौन किन्होंने बैठना है और उधर किसने बैठना है और उधर किसने बैठना है? मैं सिर्फ वो लाइव स्ट्रीमिंग की बात नहीं कर रहा, उसकी एमएफए की क्लास हो रही होगी, ऑडिट की क्लास हो रही होगी, अकाउंटिंग की क्लास हो रही होगी। तो ये जो स्टूडेंट्स जिस रूम में बैठ रहे हैं, ये कैसे फैसला हो रहा है कि इस क्लास में ये हैं, इस क्लास में ये हैं तो सब इंसान ही, लेकिन अभी इस वक्त किस एतबार से बांटे गए? सब्जेक्ट के एतबार से। इसी तरह से अगर क्लासिफिकेशन जेंडर की बेस पे करनी हो तो मेल्स फीमेल्स जनरली ऐसी होता है ना। अच्छा, इसी तरह से अगर क्लासिफिकेशन करनी हो लोकल्स और हॉस्टलाइट की बेस पे, तो अब यही लोग जो यहां बैठे हुए, देखें, यही लोग जो यहां बैठे हुए हैं, इसी पॉपुलेशन में से क्लासिफिकेशन अगर मैं करूं कि लोकल्स और आउटसाइडर्स कौन है, तो कुछ लोग आउटसाइडर्स वाली क्लास में फॉल कर जाएंगे, कुछ लोकल्स की क्लास में फॉल कर जाएंगे। अगर इसी पॉपुलेशन, यानी यही पॉपुलेशन इस तरह से पूछा जाए जेंडर मेल फीमेल, तो वही लोग जो पहले आउटसाइडर लोकल्स के हिसाब से बांटे हुए थे, वही लोग अब मेल फीमेल के हिसाब से बांट दिए। अच्छा, यही लोग अकाउंटिंग पढ़े हुए और अकाउंटिंग ना पढ़े हुए के एतबार से, तो कुछ लोग अकाउंटिंग पढ़े हुए में आ जाएंगे, कुछ लोग अकाउंटिंग ना पढ़े हुए में आ जाएंगे। तो ये उसी पॉपुलेशन को कभी मैं लोकल आउटसाइडर्स कह रहा हूं, कभी मेल फीमेल कह रहा हूं, कभी अकाउंटिंग पढ़े हुए और अकाउंटिंग जाहिल कह रहा हूं। तो ये उन्हीं लोगों में क्यों ये क्लास चेंज हो रही है? क्योंकि हम किस एतबार से क्लासिफाई कर रहे हैं, किस लिहाज से उनको क्लासेस में बांट रहे हैं। तो इसी तरह बिजनेस के एक्सपेंसेस, और ज्यादातर फैक्ट्री की बात करूं कि फैक्ट्री के एक्सपेंसेस को अगर मुख्तलिफ क्लासेस में बांटा जाए, ये पढ़ाने लगा हूं बात अब। ठीक है, जाग रहे? पहले मैं पढ़ाने लगा हूं, ये अब लिख रहा हूं बच्चों बोर्ड पे। एक हेडिंग दी है मैंने, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट्स, और कॉस्ट्स बार बार कहूंगा मेरी मुराद एक्सपेंसेस हैं। मैं कॉस्ट की कुछ टाइप्स बता रहा हूं, क्लासिफिकेशन, और उनमें पहली तकसीम करने लगा हूं टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन विद प्रोडक्ट। मैं कॉस्ट की क्लासिफिकेशन बता रहा हूं आपको, और क्लासिफिकेशन किस लिहाज से, किस एतबार से। जैसे मैंने भी कहा था कि अगर इन्हीं लोगों की जेंडर के हिसाब से क्लासिफिकेशन हो, मेल फीमेल, इन्हीं लोगों की अगर लोकेलिटी के हिसाब से हो, लोकल्स आउटसाइडर्स, इन्हीं लोगों की अकाउंटिंग पढ़े हुए के हिसाब से हो, इन्हीं लोगों की एएफसी पीआरसी के हिसाब से हो, तो लोग यही हैं, लेकिन किस एतबार से टाइप्स। तो कॉस्ट बांट रहा हूं किस बेसिस पे? तो पहले बांटने लगा हूं मैं प्रोडक्ट के साथ इनका क्या रिलेशन है, इस एतबार से। अच्छा, मैं उधर ना उनके बोर्ड पे भी लिखा हूं ना, अभी आया। इधर ही है ना, इधर ही है ना। अच्छा, मैंने लिखा है, भूल गया मैं क्या लिखा मैंने, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट्स, CLASSICA, और क्लासिफिकेशन किस एतबार से? विद रिस्पेक्ट टू
रिलेशन विद प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। नहीं तो हल अभी निकलेगा या नहीं निकलेगा? प्रोडक्ट के साथ रिलेशन के एतबार से कॉस्ट होती है डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इन टाइप्स में पहली टाइप है, अच्छा ये टाइप्स रिलेशन के एतबार से टाइप्स, एक टाइप है डायरेक्ट कॉस्ट, ये समझ लें, फिर अंग्रेजी भी बता देता हूं। जो बिजनेस ये मार्कर बनाता होगा, अच्छा अब ये मार्कर उन दूसरे लोगों को नजर नहीं आ रहा, पर मार्कर जो बोर्ड पे लिखे हैं, जो मार्कर बनाते हैं, इस मार्कर बनाने की जो फैक्ट्री होगी उस फैक्ट्री में पहुंचे और ये सोचें कि उस फैक्ट्री में खर्चे क्या क्या होते होंगे। अच्छा जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले, या तो थोड़ी कॉस्ट पढ़ी हुई है या अगर अकाउंटिंग में थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग की टर्म्स सीखी है, तो बेशक टिपिकल टर्म्स ना यूज करें, बिल्कुल सादे अल्फाज में, इस मार्कर में जो प्लास्टिक लग रहा है ये खर्चा है, और इसमें जो वो फोम है अंदर, जो क्या कहते हैं उसको, इंक है, उसके अंदर फोम है जिसमें इंक एब्जॉर्ब होनी। हाँ जी चल गया, जैसे मैंने किया हमको नजर आ रहा है, चल रहा है, जबानी चल रहा है, भी काम पता नहीं क्या बता रहा था। हाँ जी, मार्कर बनाता है बिजनेस, तो उनको मार्कर बनाने के लिए इस मार्कर के लिए प्लास्टिक जो उसमें फोम है, वो इंक, ये जो कैप उस पर लगना है ये चाहिए, और क्या खर्चे होंगे उस फैक्ट्री में। लेबर कहते हैं उन मजदूरों के पैसों को, जो मजदूर काम कर रहे होते हैं ना, उनको इसको लेबर कॉस्ट कहते हैं। तो जो मजदूर वहां फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनके तनख्वाह हो गई, दिहाड़ियां हो गई, अगर वो जगह किराए पे है तो उस जगह का किराया हो गया, उस जगह पर जो मशीनरी है वो मशीनरी चल रही है तो उसकी बिजली का खर्चा, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, वहां के मजदूरों के अलावा और भी स्टाफ हो सकता है, कोई सिक्योरिटी का स्टाफ हो सकता है, उनका सुपरवाइजरी स्टाफ हो सकता है, उन सबकी तनख्वाहें हैं, वहां के एसेट्स हैं, उनकी डेप्रिसिएशन हो सकती है, ये सारे खर्चे हैं। और मिसाल लेते हैं, एक बिजनेस है जो एक स्टैंडर्ड साइज के, स्टैंडर्ड क्वालिटी के रबर शूज बनाता है। ये आपने शायद कभी देखा, बिजली वाले जो काम कर रहे थे ना खंभों पे, तो उन्होंने रबर के ग्लव्स और रबर के जूते पहने होते हैं। उनके फैक्ट्री वर्कर्स के लिए एक बिजनेस स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड क्वालिटी के वो रबर के ग्लव्स और जूते बनाते हैं। जिस फैक्ट्री में ये सब बन रहे होंगे, उस फैक्ट्री में पहुंचे, क्या क्या खर्चे होते होंगे। जो रबर उन ग्लव्स और शूज में लगता है वो रबर होगा, मशीनरी की बिजली, खर्चे कह रहा हूं, एक्सपेंसेस, कॉस्ट, मशीनरी या मशीनरी की बिजली, बिजली, मशीनरी की डेप्रिसिएशन, मशीनरी इटसेल्फ क्यों नहीं, वो एसेट है, मशीनरी एसेट है। और बाकी सेम मिसालें, वहां की जगह का अगर किराए पे जगह है तो रेंट हो गया, वहां के मजदूरों की तनख्वाहें, दिहाड़ियां, वो लेबर हो गई, फिर वहां के बिजली के बिल हो गए, वहां के वो लोग सुपरवाइजर वगैरह हो गए जिनकी तनख्वाहें हो गई, वहां के एसेट्स की इंश्योरेंस हो गई। ठीक है, सारे फैक्ट्री के खर्चे हैं। इसी फैक्ट्री में रुके अभी, और ये सोचें कि एक पेयर ऑफ शूज बनाने के लिए कितने रुपए का रबर लगता होगा, ये उस बिजनेस को पता होगा, वो कैलकुलेट कर सकते होंगे, या पता नहीं कितने का लग रहा है। इसी फैक्ट्री में ही रुके, चलें एक और फैक्ट्री में चलते हैं। गारमेंट्स बनते हैं वहां, पैंट, शर्ट्स वगैरह। एक शर्ट बनाने के लिए कितने रुपए का कपड़ा लगता होगा, ये पता होगा बिजनेस को कि नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड साइज है, पता है 2 गज कपड़ा लगता होगा, और जिस क्वालिटी का वो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं
पता है कितने रुपए गज वो कपड़ा मिलता है। एक शर्ट बनाने के लिए कितने रुपए के बटन्स लगते हैं ये भी पता होगा, या बड़ा मुश्किल है कैलकुलेट करना? पता होगा। देखिए अगर बिजनेस को ये ना पता हो ना कि एक शर्ट कितने की बननी है, उनको शर्ट मैन्युफैक्चर करना कितना कॉस्ट कर रहा है, तो फिर वो बेचेंगे क्या भाई? तो उनको पता तो हो कि एक शर्ट बनाने में कितने रुपए लग रहे हैं। तो एक शर्ट बनाने के लिए कितने रुपए का कपड़ा लग रहा है, एक शर्ट बनाने के लिए पता चल रहा है, कैलकुलेट हो सकता है। एक शर्ट बनाने के लिए मजदूर को 500 रुपए दिहाड़ी देते हैं, एक शर्ट सिएगा 500 रुपए मजदूरी मिलेगी। तो एक शर्ट बनाने के लिए उस मजदूर का कितना खर्चा हो रहा है ये भी पता है। पूरी फैक्ट्री रेंट पे है। एक शर्ट बनाने के लिए कितने रुपए का रेंट लगता है? क्या इसका शर्ट से कोई डायरेक्ट रिलेशन है? देखें कपड़े का बटन का क्यों है डायरेक्ट रिलेशन? क्योंकि वो तो शर्ट का हिस्सा है, वो तो प्रोडक्ट का हिस्सा है। उतने ही गज कपड़ा, उतने ही मजदूरी वाला वर्कर, उतने ही घंटे लगाएगा, उतने ही बटन्स, ये तो शर्ट का हिस्सा बनते हैं। ये तो पता है कितने रुपए का कपड़ा, कितने रुपए का धागा, कितने रुपए के बटन लगेंगे। ये भी पता है कि मजदूर को 200 रुपए देंगे। अभी तक मैंने बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा भाई। ये भी पता है कि मजदूर को कितने रुपए देने हैं, लेकिन एक शर्ट बनाने के नींद आ रही यार, तो जमाइयां शौक में आ रही। एक शर्ट बनाने के लिए कितने रुपए का कपड़ा, कितने रुपए की मजदूरी, ये सब इजीली कैलकुलेट हो सकता है क्योंकि इनका प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन फैक्ट्री का किराया एक शर्ट बनाने के लिए कितना लग रहा है? पूरी फैक्ट्री बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन एक शर्ट बनाने के लिए कितनी लग रही है? कोई लिंक ही नहीं है। उस मशीनरी का जो साल का इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है उसका एक शर्ट बनाने से क्या लिंक है? कोई डायरेक्ट लिंक लग रहा है? नहीं। तो डायरेक्ट कॉस्ट उस खर्चे को कहते हैं जो एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के लिए फुली ट्रेस हो सकता है। जो एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के जो कॉस्ट एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के लिए फुली ट्रेस हो सकती है, ट्रेस मतलब पता है कि कितने रुपए लग रहे हैं, उसको डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के लिए फुली ट्रेस हो सकती है क्योंकि उसका डायरेक्ट ताल्लुक है प्रोडक्ट के साथ, उसको डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। अच्छा मैं आपको लेक्चर नोट्स बनवाऊंगा, पहले भी कल भी कहा था, तो कुछ बोर्ड पे लिखा करूंगा, कुछ जुबानी बताया करूंगा, तो कुछ अंग्रेजी में बताऊंगा, कुछ उर्दू बोल दिया करूंगा। तो जो उर्दू में बोलूं वो आप खुद ही लिख रहे होंगे। तो आपके लिए ना आइंदा की नसीहत कर रहा हूं, अगर उर्दू लिखे ना तो ढंग से उर्दू लिखें, अगर इंग्लिश लिखें तो फिर इंग्लिश लिखें, अगर AGR इस तरह मत लिखें। कल को आप CV भी लिख रहे होंगे, ईमेल्स कर रहे होंगे ऑफिशियल और ये वर्डिंग लिख रहे होंगे, तो उर्दू लिखनी है तो उर्दू लिखें, इंग्लिश लिखनी है तो इंग्लिश लिखें, जैसे मर्जी लिखें, पश्तो पंजाबी जो मर्जी लिखें, आपके लिए नोट्स हैं, जो मर्जी लिखें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट हैं जो एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के साथ फुली ट्रेस हो सकते हैं, यानी पता चल सकता है कि एक यूनिट के लिए कितने रुपए का खर्चा आता है क्योंकि वो डायरेक्टली लिंक्ड है प्रोडक्ट के साथ। और इसकी आपके सब्जेक्ट लेवल पे दो ही मिसालें हैं, एक कहलाती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, एक होती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और अभी जो मिसालें दी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या लगती है? जो शर्ट बनाने के लिए कपड़ा इस्तेमाल हो रहा है, जो बटन इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कॉलर लगनी है, जैकेट्स बिजनेस बनाता है तो जो चमड़ा, जो उस चमड़े के अंदर कपड़ा, जो उसके अंदर जिप, ये सब उस प्रोडक्ट का हिस्सा है। पता है एक शर्ट के लिए, एक जैकेट के लिए कितना, इसको डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। और डायरेक्ट लेबर क्या लगता है नाम से? वो मजदूर जो वो प्रोडक्ट खुद बना रहा है, तो हम उसको पैसे दे ही हिसाब से रहे हैं कि वो एक शर्ट बनाने के कितने पैसे ले रहा है। वो पैसे उसको टाइम के हिसाब से भी दिए जा सकते हैं, ये अगले चैप्टर में पढ़ना है हम लोगों ने, और ये उसको पर पीस भी दिए जा सकते हैं। उसको ये भी कहा जा सकता है कि तुमने 4 घंटे में, नहीं सॉरी, तुमने 1 घंटे में 4 शर्ट सीनी है, तो वो 4 शर्ट ही सीता है 1 घंटे में, तुम्हें 1 घंटे का हम 4000 रुपए देंगे, ये भी तय हो सकता है।
और ये भी तय हो सकता है कि तुम्हें एक शर्ट का 1000 रुपए देंगे। ये दोनों तरह की चीजें हमने पढ़नी है आगे। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट जो प्रोडक्ट के एक यूनिट के साथ फुली ट्रेस हो सकती है, उसकी मिसाल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अच्छा, अब कोई ज़हीन इंसान सोच सकता है कि पूरे साल का रेंट अगर 3 लाख रुपए हो और पूरे साल में 10,000 यूनिट्स बनाए हों, तो 3 लाख को 10,000 से डिवाइड कर दें तो पर यूनिट नहीं आ जाएगा। पूरे साल का रेंट 3 लाख रुपए, पूरे साल में बने 10,000 यूनिट्स, तो 3 लाख रुपए को 10,000 यूनिट से डिवाइड कर लें तो पर यूनिट नहीं आ गया। तो आ तो गया। हाँ जी, देखें कैलकुलेटर नहीं मना करेगा, वो नहीं कहेगा क्या कर रहे हो, वो तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 आंसर निकाल देगा। लेकिन इसका प्रोडक्ट बनाने से कोई रिलेशन है ही नहीं। रेंट तो पूरे साल का जाना है, पता नहीं यूनिट्स बनाए ना बनाए, रेंट तो देना ही देना है, ज्यादा बनाए कम बनाए रेंट तो देना है, रेंट तो उतना देना है। तो उसका प्रोडक्ट बनाने से रिलेशन नहीं है, इसलिए ये डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। करने को डिवाइड करके पर यूनिट निकल सकता है, लेकिन इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए ये रेंट नहीं है डायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट वो है जिसका एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के साथ ताल्लुक पता है कि एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा होगा, जिसकी मिसालें सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। जाग रहे हैं यार? तो फिर जमाइयां किस लिए आ रही? मास्क के अंदर भी जमाइयां आ जाती है नजर मुझे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और जो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होंगी वो इनडायरेक्ट है। तो इसमें नंबर 2 हो गई इनडायरेक्ट कॉस्ट। नंबर 2 इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या जी? क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस? किधर है, कौन है, क्या है, क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस? अब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना कॉस्ट, इसमें हम लोग मेनली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पढ़ रहे हैं, इसमें नहीं होते, मतलब सवालों में भी नहीं मिलेंगे आपको। वैसे कॉन्सेप्चुअली हाँ, मटेरियल लेबर के अलावा ऐसी कुछ और कॉस्ट हो सकती हैं जो डायरेक्ट हो, लेकिन जब वो सवालों में कहीं कॉन्सेप्चुअली होती नहीं है तो इसलिए मैं उस पर नहीं डाल रहा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। वैसे अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करूं तो एक बिजनेस है जो घर बना के बेचता है, तो उस घर बनाने में जो मटेरियल लगेगा वो डायरेक्ट मटेरियल, उस घर बनाने के मजदूरों के पैसे डायरेक्ट लेबर। और अगर उस एक घर बनाने के लिए एक सीमेंट मिक्सर लाना पड़ता है 10 दिन के किराए पे, तो वो भी डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन हम इस तरह के बिजनेसेस चूंकि नहीं पढ़ रहे होंगे, इसलिए मैं ये नहीं दे रहा मिसाल। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। ये क्या पढ़ा रहा हूं मैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? नहीं पहुंची भी तस्वीर अभी तक। क्लासिफिकेशन बता रहा हूं मैं, और पहली मैंने क्लासिफिकेशन बनाई थी प्रोडक्ट के रिलेशन के हिसाब से। इसमें मैंने 2 चीजें बोली हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरी बोली है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी? जो डायरेक्ट नहीं होगी। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जो डायरेक्ट नहीं होती, और इसकी एग्जांपल्स लिख लें। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो है जो डायरेक्ट नहीं है, इसकी एग्जांपल्स लिख लें। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, फिर भी मैं कुछ 6-7 बता देता हूं नाम आपको। एक नाम लिख लें, इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल, ये मिसाल समझ लें इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। मटेरियल कॉस्ट कहते हैं जो भी, बल्कि इसको यहां से कल चलते हैं क्योंकि अब मुझे लिखने वाली चीजें बतानी है, तो वहां तक तस्वीरें नहीं मेरी पहुंच रही। ठीक है, अभी आज यहीं एंड करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।